Hi guys, welcome back to my channel. Thank you for your love and support on my last video, and keep commenting, keep subscribing my channel, and 2 likes maximum for my inspiration. So let's start the narration. It's 12th episode for मोहब्बत होगी तुमसे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक खूबसूरत सुबह दिखाई जाती है। आज चेंगमई में उन दोनों का आखिरी दिन था। सुबह हवा में अभी भी नमी थी। ठंडी ठंडी हवा में बेकी चलती बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई। अभी सुबह के लगभग 8 बजे थे। उन्हें लेक से वापस आए 3 से 4 घंटे हो चुके थे। फ्रीन बिस्तर पर एक बच्चे की तरह सो रहा था और वो बाहर खूबसूरती और नज़ारों को देख रही थी। पूरी रात की थकावट के बाद भी उसकी आंखें बंद होने को तैयार ही नहीं थी। काफ़ी देर वो वहीं खड़ी रही और फिर आकर अपने डेस्क पर बैठ गई और अपनी डायरी में वो लिखने लगी जो वो महसूस करती थी। ये डायरी उसने अपने पेरेंट्स के मरने के बाद फ्रीक्वेंटली लिखनी शुरू कर दी थी। पहले वो डायरी लिखा करती थी, लेकिन उनमें सिर्फ कोई ख़ास इवेंट्स हुआ करते थे। लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो जो महसूस करती थी उसे उसने अपनी डायरी में एक राज की तरह लिखना शुरू कर दिया था। स्पेशली फ्रीन की अपनी ज़िंदगी में आने के बाद से वो डेस्क पर बैठी और उसके हाथ में पेन था और उसने अपनी डायरी पर लिखना शुरू किया। तो अब मेरा रिश्ता फ्रीन से बदल गया है। अब मुझे किसी भी चीज़ के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मेरे लिए हर चीज़ करने के लिए कोई और होगा। अगर ये खुशकिस्मती है तो मेरी क्यों है, या फिर अगर ये कोई सपना है तो मुझे क्यों आ रहा है। एकदम से जिस तरह मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया था, उसी तरह एकदम से सब कुछ मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया। मैं चाहूँ भी तो पूरी तरह इस पर यकीन नहीं कर पा रही। मुझे यकीन करने से डर लगता है। ये कहते हुए उसने फ्रीन की तरफ देखा। कुछ सोचकर डायरी बंद करके उसके पास उसके पहलू में आके बैठ गई। उसके मुलायम बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी और फ्रीन ने नींद में ही उसे कमर से थाम लिया। सुबह की ठंडक में फ्रीन की बाहों की गर्मी उसे बहुत सुकून दे रही थी। वो इस सुकून में हमेशा जीना चाहती थी, लेकिन उसका दिल अभी भी फ्रीन को खोने के डर से भरा हुआ था। वो अब इस डर को अपने दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन ये डर उसे पूरी तरह खुश नहीं होने दे रहा था। और सीन मूव होता है डाइनिंग रूम में। बेकी अकेली ही आज नाश्ता करने आई थी। फ्रीन बहुत गहरी नींद में सो रहा था, पर क्योंकि उसने रात को भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, इसीलिए उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वो तैयार होकर जब डाइनिंग रूम में पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय नॉब के। वो आकर नॉब के पास बैठ गई। हाय नॉब, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ प्रिंसेस, तुम कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? नॉब का स्लाइस पर बटर लगाता हाथ बेकी को देखकर रुक गया। आओ बैठो, क्या खाओगी? नहीं कुछ भी। अरे यार, तुम्हारी चेहरे ही बता रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। लो ये ले लो, मैं अपने लिए कुछ और बनवा लेता हूँ। नहीं नॉब, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप मान लो, नॉब ने उसे डांटते हुए कहा। थैंक यू, ये कहकर वो नाश्ता करने लगी। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? नॉब ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो सो रहे हैं, बेकी ने ऑमलेट खाते हुए कहा। अभी तक? ये कहते हुए वो हंसने लगा। देखो बेकी, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुमने कोई गलत डिसीजन लिया। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जिससे शादी करनी थी तुमने कर ली, पर बेकी उसे देखने लगी। पर फ्रीन पर बहुत वॉच रखना। मुझे नहीं लगता कि वो एक लॉयल हस्बैंड बनेगा। नोप, ये आप क्या कह रहे हैं?
बेकी को उसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि उसकी गर्लफ्रेंड्स को उंगलियों पर काउंट करना भी मुमकिन नहीं है। ही इज़ अ वुमनाइज़र। तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि वो एक अरेंज मैरिज को इतनी वर्थ देगा? नो, अगर ऐसा कुछ होता तो फ्रीन मुझसे कभी शादी नहीं करते, बेकी ने प्लेट में फोक और नाइफ रखते हुए कहा। माना कि उसके और फ्रीन के दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन किसी बाहर वाले से फ्रीन की बुराई वो हरगिज़ नहीं सुन सकती थी। हमारे दरमियान हो सकता है कि डिफरेंसेस हों, लेकिन फ्रीन इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। नोप ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमा सा मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम उस पर यकीन ना करो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम बस आंखें खोल कर उस पर यकीन करना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। ये कहता नोप कॉफ़ी का मग उठाकर वहाँ से चला गया और बेकी वहीं सोच में पड़ गई। नोप ने ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। फ्रीन की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट तो उसकी उम्र से भी ज़्यादा थी। हर लड़की के साथ किस तरह सिडक्टिव वे में वो बात करता था, ये बेकी ने खुद देखा था। आज वो बेकी के लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा है, पर क्या ये फीलिंग्स वो हमेशा महसूस करेगा, इसकी गारंटी तो उसे खुद भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत कम वक्त बिताकर बोर हो चुका था उसके सामने। तो वो ये कैसे मान ले कि फ्रीन कल को उसके साथ बोर नहीं हो जाएगा। फ्रीन के लिए शायद वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली एक और लड़की थी, पर उसके लिए फ्रीन तो उसकी पूरी दुनिया बन बैठा था। वो एक इकलौता मर्द जिसे उसने अपने इतने करीब आने दिया था, वो जिस पर वो पूरी तरह फ़िदा हो चुकी थी, जिसकी आंखों में वो डूब जाती थी, जिसका कहा हर लफ्ज़ उसके लिए पत्थर पर लकीर था, जिसकी खुशी में उसकी खुशी थी, जिसके दुख में उसका दुख था। अगर कल को फ्रीन ने उसे कह दिया कि बस मैं बोर हो चुका हूँ, इसे ख़त्म करते हैं, तो वो क्या करेगी? अगला सांस ले पाएगी? क्या जी पाएगी? शायद नहीं। वो यही सब सोचने लगी। तभी फ्रीन चलता डाइनिंग रूम में आया। अच्छी बीवियां अपने हस्बैंड को नाश्ता करवा के नाश्ता करती हैं। वो मजाक करता आकर उसके सामने खड़ा हो गया और छुपते हुए बोला, पर मेरी बीवी ने तो मुझसे पहले ही नाश्ता कर लिया। ये कहते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया। बेकी जो अपनी ही सोचों में थी, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। आप आगे, सॉरी, आप सो रहे थे तो मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। ये कहकर वो उठने लगी जब उसने नरमी से बेकी के कंधों को पकड़कर उसे दोबारा बिठा दिया। रिलैक्स यार, तुम मुझे देखकर ऐसे डर क्यों जाती हो? मैं क्या इतना डरावना हूँ? तुम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाती। बेकी उसे देखने लगी। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि हमने शादी से पहले का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया था। बेकी उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी। फ्रेंडशिप का, ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो अभी के लिए तुम मिस रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग और मैं सिर्फ फ्रीन सरोजा चंकीमा। तो क्या मिस रेबेका मुझ बेचारे से दोस्ती करेंगी? ये कहकर वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा और बेकी ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे वैसे ही कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो जैसे तुम अपने दोस्तों से करती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सुनूंगा भी और समझूंगा भी। वो बड़े प्यार से बेकी को कह रहा था और बेकी मुस्कुराने लगी। बेकी से बात करने के बाद वो ताज़ी हवा खाने बाहर निकल गया। चलते चलते कब घर की बैक साइड पर आ गया उसे पता ही नहीं लगा। तभी उसकी नज़र नीता पर पड़ी, जो एक पेड़ की ओट में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
फ्रीन इन आंसुओं की वजह जानता था, लेकिन चाहकर भी इन्हें रोक नहीं सकता था। इन्हें रोकने का मतलब था नीता को एक नई उम्मीद देना, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। पहले ही उसके फ्लर्ट की वजह से ही शायद नीता अपनी सोचों में इतनी आगे बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं वो खुद को इस बात के लिए गिल्टी फील करता था। वो खामोशी से वहाँ से जाने लगा था, तभी किसी को देखकर उसके कदम ठहर गए। नोब आया। आकर उसने नीता के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। ये देखकर फ्रीन को अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरों की ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम थी या नीता को किसी और के गले लगता देखकर उसे जेलसी हुई, लेकिन ये लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी आंखों में एक चैलेंज था। पहले दिन जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी उसने अपनी बीवी के लिए इस लड़के की आंखों में कुछ जज्बात देखे थे। तो क्या ये सिर्फ एक फ्लर्ट था जो किसी भी लड़की के पीछे लग जाता था? अगर ये ऐसा था तो नीता के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। चाहे जो कुछ भी हो, वो नीता का बचपन का दोस्त था, बचपन से उसके लिए प्रोटेक्टिव था और वो नहीं चाहता था कि नोप उसके साथ कुछ बुरा करे। और वो सोच में पड़ गया। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। सब लोग अलग अलग क्राफ्ट में अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल पड़े थे। फ्रीन नीता और नोप के बारे में नीता से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी की चमकती हुई आंखें देखकर वो फिर से सब भूल गया। बेकी हुआहिन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो अभी से उसे अपने फार्म हाउस की पिक्चर्स दिखा रही थी और अपने फार्म हाउस के बचपन के किस्से बता रही थी। इतना खुश उसने पहले कभी भी बेकी को नहीं देखा था। वो उससे दोस्तों की तरह ही बात करी थी, जिसे देखकर फ्रीन काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि बेकी अपने घर को इतना मिस कर रही होगी। उसे महसूस हुआ कि वो कितना अकेला महसूस कर रही होगी इतने महीनों में। जब वो अपने पेरेंट्स के घर तक नहीं जा पा रही थी, उसे कैसा लग रहा होगा। अब वो बेकी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था, उसका बहुत ख्याल रखना चाहता था, और इसीलिए अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ बेकी पर फोकस कर रहा था। सब लोग अपनी अलग अलग डेस्टिनेशंस पर चल पड़े, लेकिन वहाँ पर दो लोग ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, पर जर्मनी जाने के बाद उन्हें बहुत मायूस होना पड़ा। एक बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद जब वो जर्मनी पहुँचे तो उन्होंने उसी जगह पर बुकिंग करवाई थी जहाँ फ्रीन और बेकी का रूम था। वो उन दोनों के आने का लगभग 1 से 1.5 दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हो गया कि शायद फ्रीन और बेकी तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे। नोप और नीता रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गए थे। तभी नोप ने गुस्से से उससे कहा, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तुमने मुझे कहा था कि वो दोनों 100% जर्मनी आएंगे, तो ये सब कैसे हो गया? कहाँ गए वो दोनों? नीता ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई जानता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। नोप उसकी बात सुनकर ठहर गया। व्हाट? कोई जानता था हम लोग यहाँ आने वाले हैं और उनका प्लान स्पॉइल करने वाले हैं। अभी जिस होटल में हमने बुकिंग की थी, वहाँ से किसी ने रिजर्वेशंस कैंसिल नहीं की। हमने जाकर पता किया था और फ्रीन और बेकी के नाम पर अब भी वहाँ पर रूम बुक है। तुम्हें याद होगा, हमने फ़्लाइट्स भी कंफर्म की थी और वो उन दोनों के नाम पर टिकट्स बुक थी। इसका मतलब है कोई चाहता था कि हम जर्मनी आ जाएं ताकि फ्रीन और बेकी किसी और डेस्टिनेशन पर आराम से जा सकें। लेकिन कौन? नोप ने उसकी बात को समझते हुए कहा। दूसरी तरफ लंदन की फ़्लाइट में बैठी नाम मज़े से वाइन पी रही थी। उसका प्लान कामयाब रहा था। जर्मनी की रिजर्वेशंस देखने के बाद नोप और नीता को यही लगा था कि फ्रीन और बेकी जर्मनी जाएंगे। घर में इस बारे में कोई बात ना हो, उसका भी उसने ख़ास ख्याल रखा था। ये बहुत कैजुअल बात थी कि वो दोनों हुआ ही जा रहे हैं, लेकिन नीता ने ही फ्रीन से कहा था कि जब तक वो लोग चले ना जाएं, ये बात वो किसी से डिस्कस ना करे कि हनीमून डेस्टिनेशन क्या है। और जो उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
नोप और नीता उनका पीछा करते करते जर्मनी चले गए। अब वो चाहकर भी वापस थाईलैंड नहीं आ सकते थे, और हुआ ही तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए अब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तभी उस रात नाम ने कुरेद कुरेद कर उससे सवाल किए थे और उन्हें एक स्टोरी बनानी पड़ी जिसमें वो दोनों खुद ही फंस गए। वो बस नीता का चेहरा देखना चाहती थी। जब उसे पता लगा होगा कि फ्रीन जर्मनी नहीं आ रहा तो उसका क्या हाल होगा, ये सोचकर वो बहुत मज़े ले रही थी। और सीन मूव होता है हुआहिन फार्म हाउस पे। फ्रीन और बेकी फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। ये एक बहुत खूबसूरत बीच फ्रंट विला था जिसकी बैक साइड पर घने दरख्त थे। एक तरफ जंगल और सामने की तरफ बीच। इनका एक अनोखा सा कॉम्बिनेशन था इस जगह में। हवा में प्यार की खुशबू रची बसी थी। फ्रीन भी यहाँ आकर बहुत खुश महसूस कर रहा था, लेकिन बेकी उसकी खुशी तो देखने के काबिल थी। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से सफ़र में चलता कोई आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। वो गाड़ी से उतरकर तेज़ी से मेन गेट की तरफ बढ़ी और जाकर जब उसने दरवाज़ा खोला तो पिकॉय, जो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, गार्डन में कांट छांट कर रही थी। पिकॉय! बेकी को पिकॉय को देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि शायद अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन ये देखकर उसे बहुत खुशी थी कि मिस्टर चंग की माँ ने हर चीज़, हर इंसान को वैसे ही रखा था जैसे उसके डैड के टाइम पर थे। वो गई और झटके से पिकॉय को गले लगा लिया। तुम कैसी हो बेकी? वो प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें देख लिया तो अब और भी अच्छी हूँ, पिकॉय ने उसे प्यार से कहा। आप यहाँ पर कैसे? वो मिस्टर चंग की माँ ने हमें खबर दे दी थी। तुम्हारे आने से पहले वो चाहते थे कि घर को बिल्कुल वैसे ही कर दिया जाए जैसे पहले था। तुम अकेली आई हो? वो उसे अकेले देखकर चौंक सी गई। फ्रीन मेन गेट पर ही रुक गया था। बेकी की एक्साइटमेंट को वो बड़ी खुशी से देख रहा था। उसकी आंखों की चमक कुछ अलग ही थी। नहीं, मैं अकेली तो नहीं आई, फ्रीन भी तो आए थे। उसने मुड़कर देखा तो फ्रीन गेट पर ही खड़ा था। फ्रीन, आप वहाँ क्या कर रही हैं? इधर आइए ना। ये कहती हुई वो दौड़कर फ्रीन के पास गई और उसका हाथ थामकर उसे पिकॉय के पास ले आई। ये पिकॉय हैं, मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब हम छुट्टियों पर आते थे तो ये मुझे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाती थी। आपसे मिलकर खुशी हुई खुनफ्रीन। मुझे भी पिकॉय। ये कहते हुए उन दोनों ने एक रस्मी सी मुलाकात की और उसके बाद बेकी एक्साइटेड होती अपने फार्म हाउस का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही पुरानी यादों ने उसे घेर लिया था। वो कॉर्नर वाला सोफ़ा जहाँ पर कभी उसके डैड बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, पीछे बैल्कनी में उसकी मॉम के हाथ से लगाए गए प्लांट्स और स्टडी पे बिखरे हुए कलर्स जो आखिरी दफ़ा उसने ही यहाँ पर छोड़े थे। एक के बाद एक वो चीज़ों को देखती जा रही थी और पुरानी यादों में खोती जा रही थी। तभी उसे किचन से आवाज़ आई। बेकी, मेरी जान, बहुत हो गई ड्राइंग, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए पैड थाई बनाई है। मॉम, खुशी से दौड़ते दौड़ते जब वो किचन में गई तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय यादों के। बेकी, आज तो टेनिस में तुम्हें हरा दूंगा। स्टेयर से उसके डैड नीचे चलते आ रहे थे, हाथ में रैकेट लिए, और एक नन्ही सी बेकी दौड़ती जाके उनके गले लग गई। वो बैल्कनी के पीछे के प्लांट्स जिन्हें उसकी मॉम ने अपने हाथों से लगाया था, इन सब चीज़ों में उनकी खुशबू थी, उनकी यादें। एक के बाद एक वो यादें बेकी को सताती जा रही थी। इनमें सुकून भी था और बेचैनी भी, खुशी भी और बिछड़ जाने का दुख भी। इन सब यादों ने अचानक ही उसे
कमज़ोर कर दिया। फ्रेन खामोशी से चलता आया और आकर उसने पीछे से बेकी को थाम लिया जो टूटकर बिखर रही थी। फ्रेन की बाहों का सहारा मिलते ही वो सच में उसकी बाजुओं में टूट गई। उसने बेकी के कंधे पर सर रखा और नरमी से उसके बाजुओं को सहलाते हुए बोला, बेकी मैं हूँ, मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें मेरे सामने मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर गुजरी और फ्रीन उसे छोड़ना चाह रहा था, लेकिन बेकी ने उसके बाजुओं को और मजबूती से थाम लिया। अभी नहीं। फ्रीन रुक गया। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे मत छोड़िए। उसकी बात पर मुस्कुराकर फ्रीन ने उसे और टाइटली हग कर लिया। तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा है। वादा करता हूँ मौत तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और वो उसके बाजुओं में ही सुकून महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई तो बेकी ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे ये वादा और कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हैं? क्या? फ्रेंक चौंक कर उसे देखने लगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम हो कि मुझे टॉन्ट मार रही हो? बेकी हंसने लगी। टॉन्ट नहीं मारी, बस आपके पुराने एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रही हूँ। फ्रीन ने उसे और टाइटली हग करते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ मैं चीज़ी लाइंस नहीं बोलता। तुम्हारे साथ सिर्फ वही बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये कहकर उसने बेकी के गाल पर एक किस किया। थोड़ी देर में मेन डोर पर नॉक हुई। पिकॉय सर्वेंट्स के साथ उनका सामान लेकर आई थी। उन्हें देखकर वो दोनों अलग हो गए। लगता है हनीमून कपल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, पिकॉय ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। बेकी शर्माते हुए ऊपर मास्टर बेडरूम में चली गई और पिकॉय ने सर्वेंट्स को ऊपर सामान रखवाने का इशारा किया। फ्रीन ने हाथ के इशारे से सर्वेंट को रोक दिया और ख़ुद ही लगेज लेकर ऊपर चला गया। आने के बाद उसने जब सामान एक साइड पर रख दिया तो बेकी को देखने लगा जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बेकी कहाँ हो? फ्रीन ने आवाज़ देकर पूछा। शावर रूम में हूँ फ्रीन, उसने शावर रूम के अंदर से आवाज़ दी। फ्रीन चलता हुआ शावर रूम के पास आया। आज शावर रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, जहाँ गर्म पानी में बाथटब में बेकी बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर फ्रीन उसे देखता ही रह गया। बेकी ने थकन से आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन फिर भी उसे खुद पर किसी की गहरी नज़रों का एहसास हुआ। उसने आंखें उठाकर देखा तो फ्रीन बेसन पर दोनों हाथ टिकाए बड़े मज़े से उसे देख रहा था। आप अंदर क्या कर रहे हैं? उसने बबल से खुद को छुपाने की कोशिश की। फ्रीन को उसका लंदन में पहला दिन याद आ गया। क्यों, मैं अपनी बीवी को देख नहीं सकता क्या? वो चलता उसके पास आ रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे टाइम बचाना बहुत पसंद है, तो चलो एक साथ शावर ले लेते हैं। ये कहकर वो अपना कोट उतारने लगा। नहीं, मुझे नहीं लेना आपके साथ शावर। ये कहकर वो बाथटब से निकलने ही वाली थी जब फ्रीन ने दोबारा उसे कंधे से पकड़कर बाथटब में बिठा दिया और ख़ुद भी अपना ड्रेस ओपन करके बाथटब में आ गया। क्यों नहीं शावर लेना तुम्हें मेरे साथ? मुझे तो बहुत पहले से तुम्हारे साथ शावर लेना है। क्या? फ्रीन की बात वो समझ नहीं सकी। अच्छा चलो ना, अब तो हम मैरिड हैं, इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है?
थोड़ी देर बेकी झिझकी, पर फिर बाथटब में सीधी होकर बैठ गई। फ्रीन एक कोने पर था और वह दूसरे कोने पर। थोड़ी देर बाद फ्रीन खुद ही उसके पीछे आकर बैठ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने शावर जेल उठाकर धीरे धीरे बेकी की बॉडी पर लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें शावर जेल लगाना हूँ। पीठ साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे लगा मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ये कहकर वो उसकी पीठ पर शावर जेल लगाने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ और भी नोटी होते जा रहे थे। फ्रीन, आपको तो बस मौका चाहिए। हाँ, और वो मुझे मिल भी जाता है। ये कहते हुए उसने अपने बाजुओं को बेकी की कमर के गिर्द लपेट दिया और उसे और करीब कर लिया। बेकी की नेकेड कमर जब उसे छू रही थी तो उन दोनों की बॉडी में एक अलग लेवल का सेंसेशन पैदा हो गया था। बेकी की बॉडी गर्म होती जा रही थी, धड़कनें तेज़ हो रही थी। फ्रीन धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसे टीज कर रहा था। फ्रीन, बेकी के शब्द टूटने लगे थे। वो अपनी उंगलियों से बेकी को टीज करता जा रहा था। फिर बेकी ने अचानक से उसके हाथों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, आप बहुत नोटी हैं। मैं नोटी हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने बेकी के गाल पर एक किस किया। अच्छा, तो आपने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शावर नहीं लिया? ऐसा नहीं है, मैंने 100 फ्रीन, याद नहीं कितनी लड़कियों के साथ शावर लिया है, लेकिन उन सब में एक ख़ास बात नहीं थी। वो क्या? फ्रीन ने उसके कान के पास आकर कहा। उनमें से कोई भी मेरी बीवी नहीं थी। ये कहकर उसने सॉफ्टली बेकी की नेक पर किस किया। फिर कुछ देर सोच में पड़ गया और ख़ुद ही मुस्कुराने लगा। बेकी ने उसे देखा। क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड का कोई किस्सा याद आ गया आपको? नहीं, वो बात नहीं है, फ्रीन ने उसे होल्ड करते हुए कहा। तो फिर? बेकी जवाब चाह रही थी। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। कौन सी बेवकूफ़ी? बेकी ने उसे देखते हुए पूछा। जब तुम पहली बार लंदन आई थी तो मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया था। उसी वक़्त जब तुम बाथटब में ख़ुद को बबल से छुपाने की कोशिश कर रही थी, मुझे अपने कपड़े उतार कर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। याद है कैसे आंखें बंद कर ली थी तुमने? फ्रीन, क्या नहीं की थी क्या? ये कहकर वो उसे छेड़ने लगा। फ्रीन, आप बहुत नोटी हैं, मैं आपसे बात नहीं करती। ये कहकर बेकी ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की और फ्रीन ने उसे और ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अरे, क्यों बात नहीं करती? उसके पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी नोज़ घुमाते हुए फ्रीन ने कहा, तुम मुझसे बात किए बिना रह लोगी? मैं तो नहीं रह पाऊँगा। ये कहते हुए उसने अपना सर बेकी के शोल्डर पर रख दिया। अगर कभी तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। फ्रीन, उसकी इस बात पर बेकी का दिल रुक गया। वो तेज़ी से मुड़ी और उसने फ्रीन के होंठों पर हाथ रख दिया। फ्रीन उसे देखने लगा। उसकी आंखों में जो प्यार था उसे देखने लगा। आइंदा ऐसा कभी मत कीजिएगा, मेरे दिल को कुछ होता है। फ्रीन ने अपने हाथ से उसके हाथ को होल्ड कर लिया जो उसके होंठों पर था और फिर एक लाइट किस बेकी की उंगलियों पर किया। लेकिन मैं सीरियस हूँ, अगर कभी तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। बेकी उसकी आंखों में देखने लगी। वहाँ ईमानदारी थी। तभी
उसे थोड़े दिन पहले मिस्टर और मिसेस चंकीमा के साथ वो बात याद आई। फ्रीन, बेटा, हमें पता है कि तुम आंखों में आंखें डालकर बहुत सफाई से झूठ बोलते हो, पर हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अचानक ये बात उसके कानों में गूंजने लगी। वो फ्रीन के बातों पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन उसे हर्ट होने का भी डर लगता था। फ्रीन ने उसे खुद के करीब करते हुए उसे उसकी सोचों से निकाला। उसने बेकी को अपने ऊपर बिठा लिया और बेकी उसे देखने लगी। उसकी आंखों में जो था वो पढ़ सकती थी, आगे क्या करना चाहता था वो भी समझ सकती थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। तभी उसने फ्रीन की तरफ देखकर कहा, फ्रीन, ये सब बहुत नया है मेरे लिए, मैं बहुत अनएक्सपीरियंस्ड हूँ। फ्रीन मुस्कुराने लगा। अनएक्सपीरियंस्ड हो? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ख़ास बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये तुम्हारा अनएक्सपीरियंस होना। इस बात का सबूत है कि मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हारे इतने करीब हूँ। ये कहते हुए उसने एक किस बेकी की चेस्ट पर रखा और उसकी पूरी बॉडी में एक सरसराहट होने लगी। तो उसने शरारती होते हुए बेकी को देखकर कहा, प्रैक्टिस करती रहो, प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक हो जाता है। बेकी उसे देखने लगी। प्रैक्टिस सिर्फ आपके साथ? फ्रीन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हो गया। ऑफ कोर्स मेरे साथ, और किसके साथ? नहीं, एक्चुअली बेकी अब उसका वीक पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। उसे टीज करते हुए बोली, आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं और मेरी एक्सपीरियंस तो तभी इंसान करता है जब वो अलग अलग लोगों के साथ इसे ट्राई करता है। फ्रीन उसकी बात पर सीरियस हुआ और उसने ज़ोर से बेकी को अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने पर आ गिरी। दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना मैं पनिश करूँगा तुम्हें। तुम्हें कोई और देखे, कोई और छुए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर उसने बेकी को रफली किस किया। अब उसके अंदर एक अलग सा जुनून पैदा हो गया था। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करके उसने बेकी की आंखों में देखकर कहा, अगर तुमने कभी दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। वो बेकी के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी बेकी ने उसे कंधों से पकड़कर रोक दिया। तो अगर मैं ये किसी और के साथ ट्राई नहीं कर सकती तो? फ्रीन उसकी आंखों में देखने लगा जहाँ सवाल था। तो मतलब आप भी ये किसी और के साथ नहीं कर सकते, है ना? फ्रीन हंसने लगा। नेगोशिएशन कर रही हो? नहीं, पूछ रही हूँ। लॉयल्टी दोनों साइड से होनी चाहिए, है ना? फ्रीन मुस्कुराया और उसके इस तरह टाइम ज़ाया करने पर अब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों एक मोमेंट में थे, पर बेकी की बातों ने अब उसका मूड चेंज कर दिया था। डेफिनेटली अब हम दोनों मैरिड हैं, तो तुम ये किसी और के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ना ही मैं। और अगर आपने इसे किसी और के साथ प्रैक्टिस किया तो? फ्रीन उसे देखने लगा। तो बेकी ने उसके करीब आकर कहा, तो मैं आपको पनिश करूँगी। जानते हैं कैसे? वो उसके कान के पास जाकर बोला, कैसे? और उसके बाद बेकी ने अपने वीक पॉइंट को हल्के हल्के फ्रीन के वीक पॉइंट पर पुश करना शुरू कर दिया। फ्रीन एक अलग ही दुनिया में जाने लगा था। बेकी अपनी उंगलियों से उसे टीज कर रही थी। बेकी की उंगलियां फ्रीन के सीने पर घूम रही थीं और वो धीरे धीरे अपने वीक पॉइंट को
उसके वीक पॉइंट पर पुश कर रही थी। जब फ्रीन कंप्लीट करने ही वाला था तभी बेकी रुक गई। बेकी, वो उसे देखने लगा। ये क्या कर रही हो? वो उसके कान के पास आकर बोली, पनिश। ये कहकर वो बाथटब से निकली और बाथरोब पहनकर तेज़ी से बाहर निकल गई और फ्रीन वहीं बैठा रहा। बेकी, ये कहाँ से सीख रही हो तुम ऐसी चीज़ें? वो उसे इनकम्प्लीट छोड़कर चली गई थी और फ्रीन बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा था। बाथरोब पहनकर जब वो बाहर आया तो बेकी ऑलरेडी ड्रेस चेंज करके बेड में जा चुकी थी और अब उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं, जो इस बात का सबूत था कि वो सो चुकी है। तुम मुझे इनकम्प्लीट छोड़ के ऐसे कैसे सो सकती हो? फ्रीन उसके पास आया, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में थी। फ्रीन को समझ आ गई, क्योंकि कल रात भी फ्रीन ने उसे सोने नहीं दिया था और आज सुबह भी फ्लाइट की वजह से वो बहुत जल्दी उठ गए थे, तो वो ज़रूर थक गई होगी। उसने बेकी के बाल प्यार से सहलाए, उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, मिसेस चंकी माँ, बहुत तेज़ होती जा रही हैं आप। फ्रीन सरोजा के साथ ये अच्छा नहीं किया आपने। आपको क्या लगता है आप मुझे इतनी आसानी से टीज़ कर पाएंगी? खैर, इसकी सज़ा तो मैं आपको शाम को दूंगा। अभी के लिए स्वीट ड्रीम्स माय प्रिंसेस। ये कहकर उसने दोबारा से उसके माथे को चूमा, कपड़े बदल लिए और आकर उसे बाहों में भरकर सो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो टुडे इट वुड बी अ टारगेट। अगर आज मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ब्लेस्ड एंड वेटिंग फॉर योर लाइक्स गाइस। हैव अ ग्रेट डे।